नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्हें अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, लौह पुरुष। हमारे पास उनके जीवन और उनके योगदान पर एक काफी अच्छी समीक्षा है, सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष। तो आज कोशिश रहेगी कि हम उनकी यात्रा को समझें और देखें कि भारत की एकता पर उनका क्या और कैसा असर रहा। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो ये कि वो एक साधारण किसान परिवार से थे। हाँ, ये बात सच में गौर करने वाली है। तो सवाल उठता है कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत इतनी सामान्य थी, वो आधुनिक भारत को आकार देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। अब चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। जी। तो शुरुआत होती है गांधी जी से। उनसे वो काफी प्रभावित हुए और फिर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। हाँ, पूरी तरह से। सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सब में वो सक्रिय रहे और बहुत सक्रिय। लेकिन एक जो अहम मोड़ था, जैसा समीक्षा में भी आता है, वो था 1928 का बारडोली सत्याग्रह। हाँ, बारडोली, बताइए उसके बारे में थोड़ा। वहीं पर उनकी जो संगठन क्षमता थी और उनका जो दृढ़ संकल्प था, वो एकदम सामने आया। किसानों के हक के लिए वो लड़े और इतने सफल रहे कि वहीं की महिलाओं ने और फिर गांधी जी ने भी उन्हें सरदार की उपाधि दी। अच्छा, तो सरदार की उपाधि वहां से मिली? जी हाँ, ये उनके नेतृत्व का एक तरह से पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया। सही। और फिर यहाँ से उनका कद और बढ़ता गया। लेकिन जो असली परीक्षा थी वो तो आजादी के बाद आई है ना? बिल्कुल, वो 562 रियासतों वाला मामला। उफ। हाँ, 562। ये वो रियासतें थीं जो थीं तो अंग्रेजों के अधीन, पर तकनीकी तौर पर भारत का हिस्सा नहीं थी। सही कहा। और इन्हें भारत में मिलाना, ये तो एक पहाड़ जैसा काम लग रहा था उस वक्त। समीक्षा में भी इस चुनौती की जटिलता पर काफी जोर है। हाँ, क्योंकि हर रियासत के अपने अलग हित थे, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। कोई पाकिस्तान जाना चाहता था, कोई आजाद रहना चाहता था। तो फिर पटेल ने इसे कैसे साधा? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पटेल की जो रणनीति थी वो कमाल की थी। समीक्षा भी यही बताती है। उन्होंने सिर्फ सख्ती नहीं दिखाई। हाँ, सिर्फ बल प्रयोग नहीं। कूटनीति, बातचीत, रियासतों के शासकों को ये समझाना कि भारत में शामिल होने में ही उनका और उनकी प्रजा का फायदा है, इस पर बहुत जोर दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन जहां जरूरत पड़ी, जैसे हैदराबाद या जूनागढ़ के मामले थोड़े पेचीदा हो गए थे। हाँ, वहां तो स्थिति गंभीर थी। बिल्कुल, तो वहां उन्होंने दृढ़ता भी दिखाई, जिसे कुछ लोग लौह नीति कहते हैं। लेकिन समीक्षा ये भी साफ करती है कि पहला प्रयास हमेशा बातचीत और समझाने का ही होता था। गाजर और छड़ी दोनों। हाँ, कह सकते हैं। त्रावणकोर का उदाहरण है, जहां कूटनीति और आर्थिक दबाव का मिला-जुला असर हुआ। तो ये जो भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ ना, इसका मुख्य श्रेय उन्हीं को जानता है। और ये सब उन्होंने बहुत कम समय में किया है ना, देश विभाजन की उथल पुथल के बीच। जी हाँ, वो दौर ही बहुत मुश्किल था, सांप्रदायिक तनाव भी था। ऐसे में इतनी रियासतों को साधना उनकी निर्णायक क्षमता दिखाता है। फिर वो देश के पहले गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री भी। जी। उन्होंने सिर्फ देश को जोड़ा ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया। ये आईएएस वाली बात। हाँ, भारतीय सिविल सेवाएं यानी आईएएस, उसे नया रूप देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए तो उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का वास्तुकार भी कहते हैं। वास्तुकार सही शब्द है। पटेल का मानना था, और ये समीक्षा में भी है, कि एक मजबूत निष्पक्ष प्रशासनिक ढांचा, जिसे उन्होंने स्टील फ्रेम कहा था। स्टील फ्रेम, हाँ, उसके बिना ये नया आजाद हुआ भारत टिक नहीं पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। ये उनकी दूरदर्शिता थी, सिर्फ जोड़ना नहीं बल्कि जोड़े रखने का इंतजाम करना। तो अगर हम उनकी शख्सियत को समेटें इस समीक्षा के आधार पर, तो क्या बातें खास तौर पर उभरती हैं? वो साहसी थे, निर्णायक थे, बिल्कुल, और स्पष्टवादी भी। हाँ, स्पष्टवादी। और संगठनकर्ता तो खैर कमाल के थे ही। यकीनन। और एक और बात, वो गांधीवादी सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन साथ ही बहुत व्यावहारिक भी थे, जमीन से जुड़े हुए। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बहुत जरूरी। राष्ट्रहित उनके लिए सबसे ऊपर था। समीक्षा में इस पर बार बार जोर है। आदर्शवाद और व्यावहारिकता का वो संतुलन, ये आज भी किसी भी लीडर के लिए एक बड़ा सबक है। सही कहा। कैसे ऊंचे आदर्शों को रखते हुए जमीनी हकीकत से निपटा जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, सरदार पटेल का जीवन दृढ़ संकल्प, अनुशासन और देश प्रेम की एक कहानी है। मिसाल है। हाँ, एक मिसाल। आज जो भारत हम देखते हैं, इतना अखंड, उसकी नींव में उनकी दूरदृष्टि और उनकी वो निडरता है। उनका वो कथन याद आता है। कौन सा? मेरे लिए देश की एकता सबसे पहले है, फिर बाकी सब कुछ।
वाह, बिल्कुल सटीक। ये उनकी सोच का सार है और ये सोच आज भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। सही। उनका जीवन हमें यही तो सिखाता है कि एक मजबूत राष्ट्र सिर्फ नारों से या नक्शों से नहीं बनता, वो बनता है आपसी त्याग से, अनुशासन से और सबसे बढ़कर एकता की भावना से। वैसे एक बात सोचने वाली है। पटेल ने उस जमाने में, जब इतनी अलग अलग पहचान वाली, अपने इतिहास वाली रियासतें थीं, उनको एक साथ लाने के लिए जो तरीके अपनाए, जिन चुनौतियों का सामना किया, क्या आज के भारत में, जहां इतनी विविधता है, राष्ट्रीय एकता को और बढ़ावा देने के लिए हम उन तरीकों से, उनके अनुभव से कुछ सीख सकते हैं? ये सवाल शायद हमें सोचना चाहिए।